हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे हिंदी के व्याकरण के बारे में। हिंदी में जो भी व्याकरण का पोर्शन है उसके बारे में, ये है चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या होते हैं, ठीक है, कितने रूप होते हैं, और बोली किसे कहते हैं, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, या फिर बात करें राष्ट्रभाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला, भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में जो हमारे पास अपने विचार या फिर हम अपने भावों को कैसे व्यक्त करते थे, कोई साधन ही नहीं था हमें व्यक्त करने का, तो हम लोग क्या करते थे, अपने विचारों को और विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि का यूज करते थे या फिर संकेत का यूज करते थे। तो फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, इन संकेतों और ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था बनाई, जिसे हम लोगों ने किसका नाम दिया, भाषा का नाम दिया। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था थी, भाषा जो थी वो ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को क्या करते थे, व्यक्त करते थे। तो वहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था होती है, या भाषा, जो ध्वनि प्रतीक किसे कहते हैं, ध्वनि प्रतीक वो होता है जैसे ध्वनि हमारे मुंह से साउंड मुंह से जो भी साउंड निकलता है, जैसे अ, इ, ये सब क्या है, ध्वनि के प्रतीक हैं। इनसे जो भी चिन्ह बनाए गए, जो भी चिन्ह इनका प्रतीक लिया गया, ये इनको एक अरेंज करके एक क्या बना दी गई, भाषा बना दी गई। तो हम लोग कह सकते हैं भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं, तो भाषा शब्द जो होता है वो भाष धातु से बना होता है। भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। जो हम लोग बोलते हैं वही भाषा क्या होती है, भाषा होती है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बोलने के साथ साथ लिख कर भी अपने भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे दो आ गया कि नहीं, एक हम लोग क्या करते हैं, बोलते भी हैं, दूसरा क्या करते हैं, लिख कर भी अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए वहां से हमें पता चला कि भाषा के कितने रूप हो गए, दो रूप हो गए। आप सब कहोगे नहीं सर, तीन रूप होते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरा क्या होता है, लिखित भाषा, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, सांकेतिक भाषा। उसको क्यों नहीं माना जाता अभी मैं बताऊंगा आपको। पहला देखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं, या कहें कि दूसरा जो हमारी बात है उसको सुनकर हमारी बात को समझ लेता है, तो यह भाषा का क्या होता है, मौखिक रूप। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ और आप सुन के क्या कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो ये क्या है, भाषा का मौखिक रूप होता है। यही जो भाषा का रूप है ना, ये पूछा जाएगा आप सबसे प्राचीनतम रूप क्या है भाषा का, तो बताएंगे प्राचीनतम रूप है मौखिक भाषा है। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है। जैसे हम अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं फ़ोन पे, तो कौन सा भाषा का यूज करते हैं, तो मौखिक भाषा का यूज करते हैं ना। तो पूछा जाएगा कि मौखिक भाषा में क्या होता है, जबकि सांकेतिक भाषा को क्यों नहीं लिया जाता है। संकेतों में हम अपनी बात को दूसरों को समझा ही नहीं पाते हैं। अगर हम कहें कि संकेतों के माध्यम से बस आपको को ना तो बोलना है ना तो लिखना है, तो क्या हम अपनी बात जो है दूसरों को पूरा पूरा समझा पाएंगे, नहीं। इसीलिए व्याकरण में जो है वो सांकेतिक भाषा की गणना की ही नहीं गई है। कितने रूप माने गए हैं भाषा के, दो रूप माने गए। कौन कौन से, मौखिक और लिखित। लिखित भाषा देखते हैं क्या होता है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार को लिख कर व्यक्त करते हैं, कैसे, लिख कर, तो जब हम लिखते हैं और दूसरा क्या करता है, उसके विचारों को पढ़कर उसको समझ जाता है, तो ये भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे मैं स्क्रीन पे आपको कुछ लिखूं और आप उसको पढ़ के समझ जाओ कि क्या लिखा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। जैसे हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें जो लिखा होता है उसमें हम लोग लिख के क्या करते हैं, उसमें जो भी लिखा होता है उसको लिख के पढ़ के समझ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। पूछा जाएगा एग्जाम में, लिखित भाषा में क्या आता है, लिखित भाषा में पढ़ना और लिखना आता है, और मौखिक भाषा में क्या आएगा, बोलना और सुनना आता है, ठीक है। आगे देखते हैं बोली क्या होती है। बोली जो होती है वो भाषा का ही एक अल्प विकसित रूप होती है, जो पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और इसका जो क्षेत्र होता है ना, वो भी बहुत सीमित क्षेत्र होता है। सीमित मतलब जो बहुत कम, थोड़ा ही क्षेत्र होता है। कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी दूरी जाने पे बोली बदल जाती है, लोगों की चेंज हो जाती है बोली। तो जो बोली थी, बोली में कोई राजकीय कार्य नहीं होते। जैसे हमारा कोई सरकारी राजकीय काम है, वो बोली में थोड़ी होगा, वो तो हमारी भाषाओं में होता है, ठीक है। राजभाषा जो होगी वो उसमें होगा। तो जो बोली होती है उसका क्षेत्र, जब जब पहले तो बोली का क्षेत्र छोटा था, जब इसका जैसे ही क्षेत्र इसका विस्तृत हुआ,
ठीक है, जैसे इसका क्षेत्र बोली का विस्तृत कर देंगे तो वो भाषा बन जाएगी। तो सबसे पूछा जाएगा आपसे कौन सी ऐसी बोली थी जिसको भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया, तो आप बताएंगे खड़ी बोली जो ऐसी बोली थी उसको अब किसका दर्जा प्राप्त हो गया, भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया। और खड़ी बोली को ही आधुनिक हिंदी के रूप में जाना जाता है। पूछा जाएगा आधुनिक हिंदी के रूप में किसको जाना जाता है, तो बताओगे खड़ी बोली को। अगला देखते हैं हम लोग मातृभाषा। मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा वह होती है जो बच्चा अपने घर में सबसे पहले क्या करता है, अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ही सीखता है। मातृभाषा को मदर टंग भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बताऊं कि अगर कोई एक लड़का है, वो पंजाबी परिवार में पैदा हुआ है। कौन से परिवार में? पंजाबी परिवार में पैदा हुआ है। तो आप बताओ बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? बच्चे की मातृभाषा तो पंजाबी ही होगी ना। वो पंजाब मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी होगी। या फिर मैं कहूँ कि अगर कोई बालक है या फिर अगर कोई लड़का है, वो बंगाली परिवार में पैदा हुआ है, बंगाली फैमिली में वो पैदा हुआ है, तो बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? बंगाली ही होगी। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ अगर कोई बच्चा है वो गुजराती फैमिली में पैदा हुआ गुजरात में, तो वो उसकी मातृभाषा क्या होगी? गुजराती होगी। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि मातृभाषा वो क्या होती है, मातृभाषा वह होती है जो बच्चा क्या करता है, अपने घर में सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ही सीखता है, ना कि किसी दूसरे से सीखता है। ठीक है, मातृभाषा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो बच्चा होगा, वो जो बालक होगा, घर में सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों द्वारा ही सीखता है। तो पूछा जाएगा बच्चे के प्रथम अध्यापक कौन है, तो वो होते हैं माता पिता या फिर उसके मम्मी पापा होंगे। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा या फिर हम लोग बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्या होती है? राजभाषा वो होती है जो सरकारी कामों में प्रयोग की जाती है, उसे हम लोग क्या करते हैं? राजभाषा। आपको मैंने ऊपर ही बताया था कि बोली का जब जो क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो वो भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो जो भाषा का ग्रहण कर लेगी तो उसे भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और जो बोली थी क्या उसका यूज राजकीय कार्य में किया जाता था? बिल्कुल नहीं किया जाता था। बोली का यूज राजकीय कार्य में नहीं किया जाता, बल्कि किसका किया जाता है? राजभाषा का यूज किया जाता है सरकारी काम में। पूछा जाएगा भारत की राजभाषा क्या है, तो बताएंगे भारत की राजभाषा वो है हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में इसको मान्यता भी दी गई थी। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हर साल क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो बताइए कौन सा स्थान प्राप्त है। तो आप बताएंगे कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को तृतीय स्थान प्राप्त है। कौन सा? तृतीय। और पूछा जाएगा हिंदी दिवस मनाया कब जाता है, तो बताएंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला देखते हैं राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा वो होती है ऐसी भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में या राष्ट्र के अधिकांश भागों में बोली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो पूछा जाएगा हिंदी जो है वो भारत की क्या है? हिंदी जो भारत की वो राष्ट्रभाषा भी है, और क्या है साथ साथ? अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको कि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा भी है। तो आपको पता चला कि हिंदी हमारी जो क्या है वो राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में तो डिफरेंस समझ में आया ना। राजभाषा वो होती है जो सरकारी काम में यूज किया जाता है जिस भाषा का, उसे राजभाषा, और जो संपूर्ण राष्ट्र में या राष्ट्र के अधिकांश भागों में बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, अगला है लिपि। विश्व में जैसे अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी हुआ, ठीक है, चीनी हुआ, अंग्रेजी हुआ, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग ढंग से ये लिखी भी जाती हैं। इनके वर्णों की बनावट भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो भाषाओं के लिखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के जो निश्चित चिन्ह बनाए गए, जैसे लिखते हैं ना हम लोग, वो चिन्ह बना दिया गया कि ये आप बोलेंगे तो इसको ऐसा ही लिखना है। तो उन चिन्हों को जो व्यवस्था होती है उसको लिपि कहते हैं। तो इसका मतलब लिपि की डिफिनेशन क्या हुई? किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी भाषा की लिपि बताइए, तो हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगी देवनागरी। संस्कृत की पूछा जाएगा तभी भी आप बताओगे कि देवनागरी होती है। ठीक है, और किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी होती है? तो मराठी बताओगे, कोंकणी बताओगे, नेपाली बताओगे, संथाली बताओगे, इन सब की लिपि क्या होती है? देवनागरी। तो देवनागरी किन किन भाषाओं की लिपि है? हिंदी की हो गई, संस्कृत की हो गई, मराठी की हो गई, कोंकणी की हो गई, नेपाली की हो गई, संथाली की हो गई, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी है। पूछा जाएगा अंग्रेजी की लिपि क्या बताइए, तब अंग्रेजी की लिपि हो जाएगी रोमन। ठीक है, अंग्रेजी की लिपि क्या हो जाएगी? रोमन। उर्दू की लिपि पूछा जाएगा तो आप बताओगे उर्दू की लिपि होती है फारसी। पंजाबी की पूछा जाएगा तो पंजाबी की लिपि बताएंगे हम लोग गुरुमुखी। और बंगाली की लिपि पूछा जाएगा तो बताएंगे बांग्ला होती है। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखो, हिंदी है, उर्दू, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, मैथिली, नेपाली, संथाली, बोडो, मलयालम,
कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, डोगरी और पंजाबी। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। तो आप कितना बताओगे? 22 यानी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी की भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है। और उर्दू की क्या हो जाएगी? उर्दू की हो जाएगी फारसी, पंजाबी की हो जाएगी गुरुमुखी, बंगाली की हो जाएगी बांग्ला, अंग्रेजी की हो जाएगी रोमन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो। थैंक यू।